अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 18 हमारे इस किताब का आखिरी चैप्टर है। अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 17 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये चैप्टर नंबर 18 का जो नाम है एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। ये एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स क्या है, एटम के बारे में क्या तसव्वुरात थे पहले, और फिर किस तरह से न्यूक्लियर फ़िज़िक्स ने जन्म लिया। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए कौन कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। फिर ये देखेंगे कि इस न्यूक्लियर फ़िज़िक्स ने क्या क्या इनकलाब बर्पा किए। यही न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है कि जिसको पढ़कर एटम बम तख्लीक किए जाते हैं, और यही न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है कि जिसको समझ के ये स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो भेजी जाती हैं। तो चलें इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं कुछ लम्हात पहले आपको ये बता चुका हूँ कि हम अपनी किताब का आखिरी चैप्टर यानी कि एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फ़िज़िक्स की दो अहम शाखों के बारे में पढ़ा जाता है। आपने अपनी जमात नहम में फ़िज़िक्स की जो शाखें पढ़ी थीं उनमें एक शाख थी एटॉमिक फ़िज़िक्स की और दूसरी शाख थी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की। एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर आप एटम की साख्त और एटम में क्या क्या मौजूद है ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर आप न्यूक्लियस की साख्त और न्यूक्लियस में मौजूद ज़र्रात के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा इस चैप्टर में जो ज़्यादातर फोकस होगा वो होगा इस दूसरे हिस्से पे, जिसको हमने नाम दिया है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का। अब बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले किसने इस एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के बारे में सोचना शुरू किया। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में, कुदरत में कोई भी चीज़ जो पाई जाती है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनती है। मिसाल के तौर पर आप एक लोहे का राड ले लें, उस लोहे के राड को आप छोटा करें, वो दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। उन दो टुकड़ों को मज़ीद दो टुकड़ों में तकसीम करें, ये 4 टुकड़े बन गए। इन 4 के फिर दो दो टुकड़े करें, और इस तरह से आप आयरन के राड को टुकड़े टुकड़े करके तकसीम करते चले जाएं, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि अब आप उस लोहे के या आयरन के राड को मज़ीद तोड़ नहीं सकेंगे, उसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकेंगे। इसी से मिलता जुलता तस्वुर देने वाले जो शख्स थे, जो फिलोसफर थे, वो थे जी डेमोक्रेटस। 585 कबल मसीह, ये काफ मीम लिख रहा हूँ, काफ मीम का मतलब होता है कबल मसीह, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले का जो दौरानिया है, जो वक्त है, उसको 585 कबल मसीह, यानी इस तरह से समझ लें कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 585 साल पहले ये तसव्वुर देने वाले जो शख्स थे, उन शख्स का नाम था जी डेमोक्रेटस यूनानी फिलासफर थे। अब यह भी बात याद रख लें कि मैं फ़िलोसफर क्यों कह रहा हूँ, मैं इन्हें कोई माहिर तिब्बियात क्यों नहीं कह रहा, माहिर फ़िज़िक्स क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि जमात नहम में आप ये भी पढ़ के आए हैं कि जब पुराने वक्तों में हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मज़मून होता था जिसे फ़िलोसफ़ी कहते थे, और फ़िलोसफ़ी के माहिरीन को हम फ़िलोसफर कहते थे। उनमें से एक डेमोक्रेटस है, अरस्तु है, इस तरह के आपने नाम बहुत सारे सुने हुए हैं। इस वजह से उन्हें माहिर फ़िज़िक्स, माहिर कीमिया या माहिर साइंस नहीं कहते, साइंसदान नहीं कहते, हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें फ़िलोसफर्स कहते हैं। अब 585 में डेमोक्रेटस ने ये बात की कि जो
चीज है, जो सबसे छोटी से छोटी चीज है जिससे मिलके कोई भी मादा बनता है, मादा में आप शामिल हैं, मैं शामिल हूं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी ऐसी चीज से मिलके बनी हुई हैं जिनको बार बार जोड़ा जाए तो वो मिलके एक बड़ी चीज बना देती हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, इमारत को ईंटों को जोड़ के बनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि इमारत का एटम, इमारत का छोटे से छोटा हिस्सा जिससे मिलके इमारत बनी है वो ईंट है। तो डेमोक्रिटस ने ये कहा था 585 कबल मसीह में कि जो एटम है सबसे छोटा जर्रा है किसी भी मादे का और ये नाकाबिले तकसीम है। अब 585 कबल मसीह बहुत पुराना वक्त है कि जब टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर थी, टेक्नोलॉजी सिरे से थी ही नहीं, तो इस बात का सबूत ये डेमोक्रेटस ना दे सके। अब इसको साबित करने के लिए कोई सबूत तो लाजमी था, कोई दलील लाजमी थी कि जिसकी बिना पे हम ये बात मान सकें। तो वक्त आगे बढ़ता चला गया, तो तकरीबन 2500 सालों के बाद, तकरीबन सन 1800 की दिहाई में एक साइंसदान जॉन डाल्टन, इन्होंने भी इससे मिलता जुलता नजरिया दिया। इन्होंने ये कहा कि जो लफ्ज एटम है ये एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक यानी कि यूनानी लफ्ज से मिलके बना है और उस यूनानी लफ्ज को कहा जाता है ऑटोमोस। और इस ऑटोमोस का जो लफ्जी मतलब है उसका मतलब है नाकाबिले तकसीम। तो जैसी बात डेमोक्रेटस ने 585 कबल मसीह में कही, करीबन 1811 यानी 1800 की दिहाई में वही बात जॉन डाल्टन ने भी कही कि एटम यूनानी लफ्ज एटोमोस से मिलके बना है जिसका मतलब है नाकाबिले तकसीम, कि एटम एक ऐसा जरा है कि जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको लोहे के राड की मिसाल दी है, बिल्कुल वैसे ही हम किसी भी एटम को पकड़ें जो बहुत बड़ा हो, उसको तोड़ें, उसको तोड़ते चले जाएं और सबसे छोटी चीज जो हमें मिलेगी वो हम उसको नाम दे देंगे कि ये एटम है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई तो तकरीबन 100 साल के बाद 1911 सने ईस्वी में नजरिया पेश किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ऊपर वाले जो दोनों नजरियात थे उसका रद्द किया, यानी उसने कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको तकसीम ना किया जा सके। अब पहले साइंसदान कह रहे थे कि एटम छोटे से छोटा जरा है, इससे छोटा जरा हो ही नहीं सकता, लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने इन नजरियात का रद्द किया और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर मजीद छोटे छोटे से जर्रात मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि एटम तो है, लेकिन एटम के अंदर मौजूद है एक अदद न्यूक्लियस, ये एटम का मरकज़ा भी कहलाता है, यानी ये एटम के बिल्कुल दरमियान में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। और एटम के सेंटर में पाई जाने वाली चीज को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। और मजीद उन्होंने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है ये बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बात पहले की जा रही थी कि सबसे छोटा जर्रा क्या है, वो एटम है, लेकिन अब मजीद बात आगे बढ़ चुकी है। एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ जर्रात मौजूद हैं जिन्हें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नाम दिया जा रहा है। आखिर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे पाए जाते हैं, चलें इस बात को भी देख लेते हैं। देखें, फर्ज करें कोई भी एटम है, एटम का जो सेंटर होगा बिल्कुल सेंटर में पाए जाएंगे कुछ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को मैं जमा के निशान से लिख रहा हूं, और कुछ पाए जाएंगे न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को मैं इस तरह डॉट के जरिए लिख रहा हूं। ये पाए जाते हैं एटम के बिल्कुल
सेंटर में। तो ये हमारा हो गया किसी भी एटम का एक अदद न्यूक्लियस। और हम ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर किसी खास मदार में वो हरकत करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब बात ये हो गई कि एटम एक खाली हिस्सा नहीं है, एटम सबसे छोटा हिस्सा नहीं है, सबसे छोटा ज़र्रा नहीं है, बल्कि एटम के अंदर मज़ीद 3 ज़र्रात हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के बाहर किसी खास मदार में आपको हमेशा गर्दिश करते हुए दिखाई देंगे, गर्दिश करते हुए आप इसे पढ़ेंगे। तो अब ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, इनको मजमूई तौर पे नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स का। क्या नाम दिया जाता है जी? न्यूक्लियॉन्स। चूंकि ये वो वाले ज़र्रात हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो उस निस्बत से इनको नाम दिया गया है न्यूक्लियॉन्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का चार्ज मस्बत होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के गिर्द मदार में हरकत कर रहे होते हैं उनका चार्ज मनफी होता है। लेकिन एक बात याद रखें यहाँ पे कि एटम का मजमूई चार्ज 0 होता है। इसका मतलब ये कि जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं किसी एटम के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो एक दूसरे के चार्ज के असर को ज़ायल कर देते हैं, और हम ये कहते हैं कि एटम का मजमूई चार्ज 0 है या एटम मजमूई तौर पर न्यूट्रल है। अब एटम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, तो चलें हम इस प्रोटॉन को क्या नाम दें। अगर सिर्फ हमने प्रोटॉन को पढ़ना है तो उसको हम पढ़ने के लिए एक इस्तिलाह का सहारा लेते हैं, और उस इस्तिलाह का नाम है एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? मैंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद। तो हम इसकी तारीफ कुछ ऐसे करेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को उस एटम का या उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कहते हैं, और इसे कैपिटल Z यानी कि बड़े Z से जाहिर किया जाता है। इस तरह से आप किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। अब न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है हम न्यूट्रॉन नंबर की भी तारीफ कर लें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने तारीफ की है इस एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर की। इसी तरह से हम कहेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स की तादाद को न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। अब इसे किससे जाहिर करते हैं? इसे कैपिटल N यानी कि बड़े N से जाहिर किया जाता है। जाहिर
किया जाता है। अब इसको हम प्रोटॉन नंबर भी डिफाइन कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर की भी तारीफ कर चुके हैं, न्यूट्रॉन नंबर की भी तारीफ कर चुके हैं। अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि मजमूई तौर पे इसे क्या कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को मैं मिला के पढ़ना चाह रहा हूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूई चीज़ को क्या नाम देते हैं, तो उसके लिए हम ना इसको हेडिंग देंगे एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास नंबर क्या होता है जी, हम कहेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मजमूई, यानी कि दोनों जब इकट्ठे होंगे, मजमूई तादाद को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे कैसे जाहिर करेंगे, तो इसे कैपिटल ए यानी बड़े ए से जाहिर करते हैं। अब तीन बातें यहां पे तय कर चुके हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है जिसे हम Z से जाहिर करते हैं, हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर है जिसे हम N से जाहिर करते हैं, और हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है जिसको हम A से जाहिर करते हैं। अब अगर मैंने किसी भी एटम को बयान करना हो, एटम का सिंबल, एटम की अलामत जाहिर करनी हो, तो उसके लिए हम एक ख़ास एक अलामत लिखते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास कोई एटम या एलिमेंट है जिसको एक्स का नाम दे रहा हूं, ये जनरल नाम है। अब अगर मैंने जाहिर करना है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के लिहाज से, तो ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर ए और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर Z। फर्ज करें कि आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है, फर्ज करें कि यहाँ पे आपके पास कैल्शियम लिखा हुआ है, तो इस कैल्शियम को इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका मतलब ये होगा, अब Z क्या है 20, और Z में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटॉन्स की तादाद, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 20 है इसके प्रोटॉन्स की तादाद है, और ये 40 क्या है, ये इसका एटॉमिक मास नंबर है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के ऐसे न्यूक्लियाइड जिनके न्यूक्लियस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें इस अलामत के साथ जाहिर किया जाता है H, और एटॉमिक नंबर भी इसका एक है और एटॉमिक मास नंबर भी एक है, तो इसके ऊपर भी एक लिखा जाएगा और नीचे भी एक लिखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी, फार्मूला लिखा जाता है N बराबर है A माइनस Z। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एटॉमिक मास नंबर से हम माइनस कर देंगे, मनफी कर देंगे इस एटॉमिक नंबर को, यानी कि प्रोटॉन नंबर को, तो हमारे पास निकल आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसा कि इस हालत में करने लगा हूँ, मैंने कहा है कि न्यूट्रॉन नंबर किसके बराबर है, A माइनस Z। न्यूट्रॉन किसके बराबर आ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर है जी 40 माइनस कितने हैं जी एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद भी यहाँ पे 20 हो जाएगी। तो ये तो सारी बातें हो गई हैं नंबर के लिहाज से, क्यों ना इन तमाम ज़र्रात का हम मैस भी डिस्कस कर लें कि इनका मैस कितना होता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ मैस की। इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो होता है जी, इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 9.1 ज़रब 10 की ताकत -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का जो मैस होता है ये होता है 1.673
ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो होता है 1,675 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मैस तकरीबन एक जैसा है, लेकिन ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1836 गुना ज्यादा भारी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोटॉन 1836 गुना ज्यादा है किससे जी? इलेक्ट्रॉन के मैस से। और चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तकरीबन एक जितना मैस है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा भारी होता है। अब हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियस का मैस बहुत ज़्यादा होता है। अब सारे का सारा मैस तो सेंटर पे आ गया है, तो ये कहा जाता है कि एटम का 99% मैस उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने एटम का, न्यूक्लियस का तारुफ बताया, उसके बाद एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक मैस नंबर आपको सिखाया है। एटॉमिक किसी भी एटम को जाहिर कैसे करते हैं वो चीज़ भी सिखा दी, और मैस भी बता दिए हर एक के कि कौन कितने गुना ज़्यादा है किस से। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ आ गई हैं। तो क्यों ना अब हम अपनी किताब की मिसाल 18.1 को भी हल कर लें। वो हल करेंगे तो हमारे चीज़ें मज़ीद अच्छी होती चली जाएंगी। तो चलें मिसाल 18.1 को हल करते हैं। तो अब आपके साथ एटम के मुतालिक जितनी भी अहम बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, आपको समझा दी हैं। अब क्यों ना आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं, ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आप जानते हैं कि कुदरत में सबसे ज़्यादा सादा एटम कौन सा है? हाँ जी हाँ, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कहा जाता है सबसे सादा एटम, और ये हाइड्रोजन आपके जो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन को कहा जाता है कि सबसे सादा एटम है। अब इसको सबसे सादा एटम क्यों कहा जा रहा है जी? सबसे सादा एलिमेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहाँ से ये बात भी लाजमी याद रखिएगा कि किसी भी एटम की जो शनाख्त होती है वो उसके प्रोटॉन नंबर यानी कि उसके एटॉमिक नंबर से होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें तो आपको समझ आ गई हैं। क्यों ना हम आपकी किताब की मिसाल 18.1 को भी देख लें। जब 18.1 को हल करेंगे तो ये तसव्वुरात जो आपको मैंने इन बोर्ड पर लिख के समझाए हैं वो मज़ीद वाज़िया हो जाएंगे। तो चलें बढ़ते हैं आज की मिसाल नंबर 18.1 की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रही मिसाल 18.1। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक न्यूक्लियाइड है कि जिसको सिंबल X613 से जाहिर किया जाता है। इसमें आपने प्रोटॉन्स की तादाद मालूम करनी है और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है। आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि किसी भी एटम को अगर आम तौर पे जाहिर किया जाए तो इस तरह से जाहिर किया जाता है कि नीचे लिखा जाता है Z यानी कि एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाता है A यानी कि एटॉमिक मैस नंबर। अब एटॉमिक नंबर की तारीफ क्या थी? किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद। तो इसका मतलब है जो Z की जगह पे लिखा होगा यानी कि 6, ये हैं प्रोटॉन्स की तादाद। तो चलें क्यों ना हम यहाँ पे हेडिंग दे दें हल की। इसको अगर आप नाम दे दें 1 और 2 का, ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे आप प्रोटॉन्स की तादाद मालूम कर रहे हैं और कहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रोटॉन्स की तादाद किसके बराबर जी? वो है जी 6 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने उसको कंपेयर किया है, उसका मुवाजना किया है उस फार्मूले के साथ, उस सिंबल के साथ, उस इलामत के साथ जिसको हमने जनरल तसव्वुर किया है कि हर हालत में ये चीज़ बिल्कुल ठीक होगी। दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है
न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद के लिए आपने फार्मूला देखा था, n बराबर है a माइनस z, यानी कि एटॉमिक मैस नंबर और एटॉमिक नंबर का जो फ़र्क है। अब एटॉमिक मैस नंबर क्या है 13 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो हमने प्रोटॉन्स की तादाद भी मालूम कर ली जो कि थी 6, और हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद भी मालूम कर ली जो कि थी 7। तो इस तरह से आपको किसी भी किस्म का न्यूक्लियाइड दे दिया जाए जिसके पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस नंबर दोनों की मालूमात फराहम हो, तो आप वहाँ से प्रोटॉन नंबर भी निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एटम में 3 ज़रात पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये बात आज के बाद याद रखिएगा, एक आपको टेक अवे दे रहा हूं कि जितने भी प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, न्यूक्लियस के बाहर उस एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। यानी कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। तो इस एलिमेंट में, इस न्यूक्लियाइड में जहाँ 6 प्रोटॉन्स हैं वहीं उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये बात आपने अब भूलनी नहीं है, इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में ज़हन नशीन रखना है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज के लेक्चर में हुई हैं वो तमाम आपको समझ आ गई हैं। जी, तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, अब आप जान चुके हैं कि एटम सबसे छोटा ज़रा नहीं है, एटम के अंदर भी मज़ीद मौजूद है एक छोटा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को नाम देना है एटॉमिक नंबर का, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को कहेंगे एटॉमिक मैस नंबर, जिसे A से ज़ाहिर किया जाता है। न्यूट्रॉन नंबर क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जा सकते हैं, इसके लिए हमने समझी है मिसाल नंबर 18.1। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में जितनी भी बातें सीखी हैं, समझी हैं, आपको समझ आ गई है। अपने इसी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।